खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन का 60वां दिन। किसान नेता बोले अभी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर फोकस, उसके बाद स्ट्रेटेजी तय करेंगे। दिल्ली से पहले छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर रैली। रायपुर में राजभवन जा रहे किसानों का रास्ता पुलिस ने रोका, ट्रैक्टर से उड़ाया बैरिकेड। नेताजी पर सियासत। सीएम बघेल ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा जो सुभाष चंद्र बोस को अपनाना चाहते हैं वो गोडसे और सावरकर को छोड़े। कोरबा में छठ घाट में एक साथ मिले 3 लोगों के शव। सीएसईबी कॉलोनी से लगा है घाट, एक साथ बाइक से निकले थे तीनों। राजनांदगांव में नोट्स देने के बहाने बुलाया, क्लासरूम में छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। चीखती हुई बाहर निकली छात्रा तो ग्रामीणों ने शिक्षक को पीटा। जगदलपुर में 1 लाख के नक्सली ने किया सरेंडर, एरिया कमेटी के सीएनएम था नक्सली सहदे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जबलपुर के गोला बाजार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने गुंडे माफिया अभियान पर जनता से समर्थन भी मांगा। इसके साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। साथीगण, अधिकारियों के साथ चर्चा की और एक रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। चाहे जबलपुर में पीने का पानी का सवाल हो, हर घर को शुद्ध पेयजल नल से मिले, जलापूर्ति की चर्चा की, सीवेज का पूरा सिस्टम, मल जल सीवेज के माध्यम से ट्रीट होके जाए, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। सीवरेज के साथ शहर की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं, शहर की स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता के मामले में रैंकिंग में जबलपुर पिछले साल 17वें नंबर पर आया था। अब कोशिश ये है कि हम और तेजी से आगे बढ़ के बेहतर स्थान बनाए। डोर टू डोर कचरे का संग्रहण, और वो भी गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग हो। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कचरे से बिजली बनाने की योजना, उस पर हमने चर्चा की है। सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, इस पर विस्तार से बात की है। और अधोसंरचना के जो काम चल रहे थे, जिनकी समीक्षा करने के साथ साथ अब जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, क्योंकि आगे का विकास विशेषकर आईटी कंपनी जाना हो, उद्योग आना हो, उसके लिए एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अब वो जबलपुर में तेजी से बढ़ेगी, इसलिए एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में हमने चर्चा की है। और टर्मिनल बिल्डिंग 152 लाख रुपए की लागत से 152 लाख 30 करोड़, और रनवे का विस्तार भी 122 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से करने की संपूर्ण योजना तैयार हुई है। कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, उसका मैंने अवलोकन भी किया, उसके काम को भी जल्दी पूरा करने वाले। एक राइट टाउन स्टेडियम हो, रानीताल के स्टेडियम का विकास हो, या फिर एक कल्पना और आई एक उपयुक्त स्थान मिले, एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो, जहाँ अच्छे मैच हो सके, आईपीएल स्तर के या वनडे स्तर के, उसके बारे में संभावनाओं पर हमने चर्चा की है। और जमीन देखने के मैंने निर्देश दिए हैं। ओपन एयर थिएटर, विसर्जन कुंड, मिनी स्पोर्ट्स सेंटर, वेलोड्रम का विकास, सड़कों का विकास अलग अलग, यहाँ फ्लाई ओवर, क्योंकि ट्रैफिक के मास्टर प्लान को भी हम यहाँ बना रहे हैं। अलग अलग सड़कें, फ्लाई ओवर, उनके निर्माण की बात और चर्चा हुई है। एक जो फ्लाईओवर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर
जबलपुर की धरती पर बन रहा है लगभग 767 करोड़ 99 लाख रुपए की कीमत से, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। सार्वजनिक परिवहन कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। यहाँ के जो तालाब झील हैं, रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल, एक नए नहीं, उन तालाबों का संरक्षण भी और उन तालाबों का विकास भी, सौंदर्यीकरण भी, उसके बारे में चर्चा की है। मदन महल इको जोन के बारे में चर्चा हुई है, उसको बनाना है। सौर ऊर्जा कैसे अधिकतम उसका उपयोग यहाँ हो, उसके बारे में हमने चर्चा की है। फिर गरीबों के लिए रोजगार के अवसर कैसे हम सृजित कर पाएं, स्व सहायता समूह, उनका गठन, उनका सुदृढ़ीकरण, कौशल प्रशिक्षण, ताकि स्किल्ड मैन पावर तैयार करके रोजगार दिलवा पाएं। इसलिए एक आइडियल ITI का निर्माण यहाँ होगा सिंगापुर के सहयोग से, ताकि जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए उसका हम यहाँ निर्माण कर पाएं। दीनदयाल रसोई और बढ़ानी है और रात्रिकालीन आश्रय स्थल भी हमको और बनाने, जिससे मजदूर और गरीब आता है उसको रहने के लिए कोई आश्रय स्थल मिल जाए और उसके पैसे ना लगे। दीनदयाल रसोई योजना का भी हमको विस्तार कर। इंदौर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों के संबंध में पूर्वाभ्यास परेड का आयोजन नेहरू स्टेडियम में किया गया। समारोह में होने वाले कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई, साथ ही सभी गतिविधियों को अंतिम रूप भी दिया गया। बता दें कि परेड में मुख्य रूप से जिला पुलिस बल, विभिन्न बटालियन, होमगार्ड, पुलिस बैंड आदि दल ने भाग लिया। दुनिया में डंका भारत का खुशियों भरा दिन आज है। अनेक वीरों और वीरांगनाओं की कुर्बानियों और अथक संघर्ष के बाद हमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम मर्रा में नाबालिग के साथ चाचा भतीजा के द्वारा दुष्कर्म और उसके गर्भपात करवाने का मामला सामने आया है। गांव मर्रा के ही सरपंच और उसके चाचा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका 25 अप्रैल 2020 को रिसाली स्थित प्रदीप हॉस्पिटल में डॉक्टर मीता डे की मदद से मोटी रकम देकर 5 माह का गर्भपात भी करवा दिया गया। मामले में प्रदीप अस्पताल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे मामला तब उतई पुलिस के पास पहुंचा तो उतई पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत 376 का मामला दर्ज कर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं परिजनों और ग्रामवासियों का साफ कहना था कि आरोपी सरपंच भी आत्मसमर्पण करने थाने पर गया था, पर ऊंची पहुंच के सहारे वह थाने से ही फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि उन्हें आरोपी के जीजा के द्वारा लगातार धमकियां देकर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। वह आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पीड़िता की व्यथा सुनने जोगी पीड़िता और उसके परिजनों से मिलने ग्राम मर्रा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े किए। जिस गांव में मुख्यमंत्री जी ने स्कूल की पढ़ाई करी, उनके पैतृक गांव का पड़ोसी गांव, उनकी विधानसभा क्षेत्र का गांव, वहां पर ऐसी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना घटती है। एक नाबालिग लड़की के साथ लगातार यौन शोषण किया जाता है। जब वो गर्भवती हो जाती है तो ज़बरदस्ती उसको अस्पताल ले जाकर उसका अबॉर्शन कराया जाता है, गर्भपात कराया जाता है। उसका 164 का बयान हो गया है। उसने मजिस्ट्रेट के सामने जितनी बातें थी सब बयान करी हैं। पुलिस ने इसका मेडिकल भी कर लिया है, चिकित्सीय जांच हो चुकी है। 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। दोषियों का परिवार लगातार इनके परिवार को, पीड़िता के परिवार को धमकियां दे रहा है। ये हाल हो गया है कि 25 दिनों से वो अपने घर में आकर नहीं रह पा रही हैं। ऐसी स्थिति प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में होगी तो सोचा जा सकता है कि बाकी क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा।
जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों चिकित्सा के नाम पर मौत का सौदे का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी झोला छाप लोग 2 कमरे में नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जांजगीर चांपा मुख्यालय के बालौदा विकास खंड के ग्राम पंचायत सिवनी वैसे तो चांपा नगर पालिका से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस गांव में दर्जन भर से अधिक झोला छाप डॉक्टरों का काला कारोबार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। इन फर्जी डॉक्टरों के बारे में जानकर आपको विश्वास नहीं होगा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नाकामी का नमूना देखकर आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिना विभागीय संरक्षण के ऐसा कारोबार कैसे फल फूल सकता है। आइए देखते हैं सिवनी के झोला छाप डॉक्टरों का क्लिनिक कैसे चलता है। बड़ा मकान, लेकिन सामने कोई बोर्ड, बैनर या डॉक्टर का नेम प्लेट नहीं, लेकिन कमरे के अंदर बाकायदा डॉक्टर का कैबिन, मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियां और कमरे में दवाओं का अंबार लगा हुआ है। झोला छाप डॉक्टर अपने पास आने वाले मरीजों का बीपी, शुगर और अन्य जांच करते हैं, साथ ही इंजेक्शन भी लगाने से नहीं चूकते और इलाज के बदले मरीजों से मोटी रकम ऐंठ ली जाती है और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे ही एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज के कारण एक महिला की मौत हो गई, जिसके कारण ढबरा पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। इसके बावजूद जिले में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। हसौद थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें मृतिका रोहिन बाई साहू जो कि एक वृद्ध महिला है, जिसकी एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई। उसके परिजनों ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके द्वारा बताया गया कि वे रोहिन बाई साहू को हसौद में स्थित बंगाली क्लिनिक, जिसे डॉक्टर सुप्रियो विश्वास नामक झोला छाप डॉक्टर चलाता है, उसके पास लेके गए थे और उसी दौरान इलाज के दौरान ही इसमें वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। और इसमें परिजनों के द्वारा आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इसमें मृतिका रोहिन बाई साहू की मृत्यु हुई। इसमें प्रथम दृष्टया अपराध का घटित होना पाए जाने से 304 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी डॉक्टर सुप्रियो विश्वास को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। बात ऐसी नहीं है कि सिवनी गांव में झोला छाप डॉक्टरों के कारोबार के बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और मिली भगत होने के कारण बिना सर्टिफिकेट के फर्जी डॉक्टर नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मीडिया से शिकायत प्राप्त हुई है कि सिवनी में 3-4 जो झोला छाप प्रैक्टिशनर है वो प्रैक्टिस करने करके, तो अभी मैडम हमारे प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है और जल्द जल्द उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो फर्स्ट टाइम मेरे को शिकायत मिली है और हम लोग फर्स्ट टाइम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी पहले क्या जानकारी नहीं थी मेरे को ऐसा कुछ हुआ है करके। अगर डिग्री भी जिसके पास है उनको भी नर्सिंग होम पंजीयन करवाना होता है। पंजीयन करवाने के पश्चात ही वो अपना जो क्लिनिक या अस्पताल का संचालन कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन इस रूप और लोगों के विश्वास में खरा उतरने के लिए शिक्षा का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसे में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए झोला छाप लोग लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से नहीं बाज आ रहे। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के दावों पर लोगों की निगाह टिकी है। कब इन अवैध कारोबार को संचालित करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। जांजगीर चांपा से के न्यूज इंडिया के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। खबर सुकमा से है, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के लिए किए गए झूठे वादों को लेकर भाजपा ने बस स्टैंड परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार से प्रदेश की जनता और किसान आक्रोशित हैं। कांग्रेस ने जो भी वादे किए थे वो अब सरकार पूरे नहीं कर पा रही है। वादे नहीं पूरे होने से प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान का एक एक दाना खरीदने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को परेशान कर रही है। पहले गिरा
किसानों व आम जनता के प्रति सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के विरोध में दुर्ग भिलाई जिला भाजपा संगठन द्वारा जोरदार आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जनता को धोखा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उसी के बाद गिरफ्तारी दी। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर आयोजित रैली में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज मानस भवन स्टेडियम से निकली, जिसमें शहर से लेकर गांव से पहुंचे कार्यकर्ताओं व किसानों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। वहीं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में धान की टोकरी लेकर किसान वेशभूषा में ट्रैक्टर में पहुंचे थे। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारों में भूपेश सरकार के काले कारनामे लिखे तख्ती उड़ाई। पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन का ये कार्यक्रम किया है और जिस प्रकार का जंगी प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुआ है, जैसा माहौल है, ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में भूपेश सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ जो विश्वासघात किया है, लोगों का विश्वास अब उन पर नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए का हिसाब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिया है प्रदेश के विकास के लिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें केंद्र की सरकार सहयोग नहीं करती है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को 9,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। प्रदेश सरकार है, उन्होंने किसानों के प्रति और छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति जो वादा खिलाफी जो काम किया है, सब्जी बुलवाई थी यार, किसानों के को उन्होंने जो धोखा दिया है, छलावा किया है और किसानों की जो बारदाना की जो पूर्णता आपूर्ति नहीं हो पाई, बारदाने में घोटाले किए उन्होंने। इन तमाम विषयों को लेकर के आज ये जंगी जन प्रदर्शन का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार किया गया और आज दुर्ग और भिलाई में हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के नेतृत्व में आज जंगी प्रदर्शन के साथ साथ पूरे गिरफ्तारी का ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। पीएम आवास में अधिकारी कैसे घोटाला कर रहे हैं, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ के बालोद में देखने को मिली है। बालोद में अधिकारियों ने ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल केंद्र की तरफ से पक्के मकान का पत्र लाभार्थियों को दिया गया। जब जमीनी हकीकत देखी गई तो डोंडी लोहारा वार्ड 11 के लोगों के घर आज भी कच्चे दिखाई दिए। देखिए रिपोर्ट। गरीबों के आशियाने को मजबूती देने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, लेकिन डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में निवासरत लगभग 1.5 दर्जन लोगों का बिना आशियाना तैयार हुए केंद्र से बधाई पत्र मिल गया, जिसको लेकर अब प्रशासन जानकारी तलाशने में जुट गई है कि चूक कहां से हुई और क्यों अब तक 21 गरीब परिवार कच्चे आशियाने में भी अपनी जिंदगी का गुजारा करने पर मजबूर हैं। सर मेरा आवास तो पास 18-19 में हो चुका है पास, लेकिन नगर पंचायत जाने पर बोलता है कि होगा धीरे धीरे सबका बनेगा करके, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो गए, अभी तक बना नहीं है। लेकिन अब बीच में अभी बधाई लेटर आया था तो मैं देखा हूँ कि हमारा घर बना नहीं, इससे ये पता चला कि मेरा घर बन चुका है शासन के नज़र में। इस बात को लेकर मैं कलेक्टर ऑफिस में सब मोहल्ले वाले को लेकर गए थे, लेकिन वहाँ भी कलेक्टर ऑफिस नहीं, तो उसको आवेदन सौंप कर आया हूँ। आवास बने नहीं है लेकिन बधाई लेटर भेजे हैं। कहाँ से आए? प्रधानमंत्री से। अच्छा, आप कब से घर के मांग करत हो? आवास 2-3 साल हो गया। अब आवास पास हो है कि नहीं हो है? आवास पास हो गए हैं लेकिन हमारे सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अधिकारी मन का बोलते हैं? अधिकारी मन बोलते आवास आ गए फिर देंगे, अही तो देबो इसे करके बोला, फिर सुनवाई नहीं होते हमारे। दरअसल बीते 2 सालों से डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में लगभग 1.5 दर्जन ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्के करने की बाट जो रहे हैं। बकायदा उनके पास जमीन का प्रमाणीकरण है, यानी उन्हें जमीन का पट्टा मिल चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। 29 में से 7 परिवारों के आशियाने को छत में तब्दील करने का कार्य केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। बाकी बचे लगभग 1.5 दर्जन लोगों को आज भी उनके आशियाने को मजबूती का इंतजार है।
जिसको लेकर कई दफा नगर पंचायत से लेकर जिला प्रशासन के पास मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई और आज भी बारिश में टपकती छत और दरारों वाली दीवारों के घेरे में अपनी जिंदगी के दिन और रात गुजार रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें स्थानीय प्रशासन का लापरवाही उजागर हो रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, इतना बड़ा इतना अच्छा योजना है, उसका लाभ अगर एक गरीब आदमी को नहीं मिल सकता तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें स्थानीय प्रशासन का ही दोष है। अगर और लोग का आज यहाँ 300-400 लोग का मकान बन रहा है तो वही बेचारे 21 लोग की क्या गलती है जिसमें उन लोग ने या तो ज़मीन क्लियर नहीं था तो उनको स्वीकृत के लिए भेजना नहीं था। अगर ज़मीन सही है तो स्वीकृत के लिए गया है तो स्वीकृत होने के पश्चात उनको कार्य आरंभ कराना चाहिए था नगर पंचायत को। तो इसमें स्वाभाविक सी चीज़ है कि निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन का इसमें जिम्मेदारी होती है कि शुरुआत कराना चाहिए। 1.5 दर्जन परिवारों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल गए जब उनके पास केंद्र की ओर से बकायदा पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचा, जिसमें पक्के मकान बनने पर बधाई दी गई थी। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की स्पर्धा में भाग लेने हेतु फोटो भेजे गए थे। अब पत्र को लेकर लोग हैरान हैं कि जब आशियाना बना ही नहीं तो पत्र मिल कैसे गया। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पक्के मकान बने ही नहीं तो फिर बधाई संदेश केंद्र की ओर से कैसे आया। कहीं स्थानीय प्रशासन ने वाहवाही बटोरने के लिए केंद्र तक झूठी जानकारी तो नहीं भेजी। देखिए, आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं CMO नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊंगा वस्तुस्थिति। बहरहाल मामला कैसा भी हो, चूक कहां से हुई है ये तो निष्पक्ष जांच में ही खुलासा होगा। अब पूरे मामले में कलेक्टर गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले में नगर पंचायत पर गड़बड़ झाला कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी है तो वहीं अब लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ की माटी की तासीर ही समरसता, करुणा और अहिंसा से भरी पूरी थी। जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए तो एक स्थायी राह बन गई। किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी माटी की आन और बापू के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के पुरखों के सपनों को बापू के ग्राम स्वराज्य और राम राज्य के सिद्धांतों से जोड़ दिया और अब छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को नई पहचान देने के लिए उन्होंने बापू की 151वीं जयंती के पावन मौके पर 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला दुर्ग जिले के ग्राम सांकरापाटन में रख दी है। प्रदेश में उद्यानिकी और वानिकी की अपार संभावनाओं को आकार देने के लिए नए ज्ञान की जरूरत है। नव ज्ञान और अनुसंधान से नव सृजन के अंकुर फूटेंगे। युवा शक्ति में सृजित ये ज्ञान नए सोपान गढ़ेगा। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साग सब्जी, फल, फूल, वनोपज से बेहतर उत्पादन के लक्ष्य हम हासिल कर सकेंगे। ये नया विश्वविद्यालय न केवल जल जंगल जमीन के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि गांवों और जंगल में पर्यावरण सम्मत रोजगार का जरिया भी बनेगा। देश विदेश के छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आ सकेंगे, जिससे ये क्षेत्र वैश्विक मानचित्र पर भी उभर कर आएगा और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का आधार बनेगा। नवा ज्ञान और युवा किसान मिलकर गढ़ेंगे अपना नवा छत्तीसगढ़। युग दृष्टा गांधी का था सपना, देश प्रदेश उन्नत हो अपना। गांव गरीब किसान हो खुशहाल, ऐसा हो प्रभु श्री राम का ननिहाल। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। ये घटना मस्तूरी क्षेत्र के सीपत थाना के गांव दर्रा भाड़ा की है। यहां एक मृत नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि यहां बहने वाली लीलागर नदी में नहाने गए ग्रामीणों ने इस मृत नवजात शिशु को देखा और देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव का दाह कर दिया है। वहीं पुलिस के माने तो शव महज 8 से 9 माह की लड़की का था। बता दें कि 1 माह पहले भी सीपत क्षेत्र में एक नवजात शिशु को पुल के नीचे छोड़ने वाली घटना सामने आई थी। सीएसईबी कॉलोनी दर्री से लगे छठ घाट में एक साथ 3 लोगों की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान राजू नगर निवासी मोहन जांगड़े, अशोक दास महंत व धन दास निवासी रूमागड़ा के रूप में की गई है। शुक्रवार की रात को मोहन जांगड़े व अशोक दास बालको गए थे। घर लौटते वक्त रूमगड़ा चौक के चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनकी गाड़ी जब्त कर ली। इस दौरान दोनों व्यक्ति गाड़ी के अभाव में रूमगड़ा में ही रुक गए थे। शनिवार की सुबह 9 बजे दोनों व्यक्ति राजू नगर पहुंचे और नाश्ता करके तीनों घर से बाइक में निकले थे। कुछ ही घंटों बाद पुलिस से सूचना मिली कि छठ घाट में तीनों का शव पड़ा है। तीन लोग को छठ घाट जो दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत है, ये नाला के किनारे में जो छठ घाट बना है, वहाँ 3 अलग अलग लोकेशन में 3 व्यक्ति की शव मिलने की सूचना दर्री थाना में मिली थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी दर्री अपने टीम के साथ मौके पर उपस्थित हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर मैं भी उपस्थित हो गया था। प्रथम दृष्टया ये जो बॉडी है उसको देखने पर ये लग रहा है कि इनके द्वारा मुँह में झाग भी निकला है और कुछ चीज़ खा भी रहे हैं, पकौड़ा और कुछ चीज़। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बस्तर एसपी के समक्ष 1 लाख रुपए के नक्सली लीडर ने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि समर्पित नक्सली सहदेव कटे कल्याण एरिया कमेटी का सीएनएम नाट्य मंडली का अध्यक्ष रहा है और वह पिछले 12 सालों से नक्सल संगठन में काम कर रहा था। वहीं बस्तर एसपी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सहदेव ने आत्मसमर्पण किया है। इस पर लूट, हत्या, आईडी विस्फोट सहित कई अपराध दरभा और पखनार थाने में दर्ज हुए हैं। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित सहदेव को 10,000 की राशि देकर मुख्यधारा में जोड़ा गया। पुलिस के समक्ष सहदेव पिता भीमा, जो कि निवासी है चिकपाल जंगलपारा का थाना कटे कल्याण क्षेत्र का, उसने आज हमारे समक्ष समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है। और ये पिछले 9 सालों से 2012 से नक्सली संगठन में जुड़ा हुआ था। ये कटे कल्याण एरिया कमेटी के अंतर्गत सीएनएम अध्यक्ष, क्षेत्र नाट्य मंडली अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा था। और इसने लगभग अभी तक जानकारी के हिसाब से लगभग 14 अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें से 10 अपराध थाना कटे कल्याण क्षेत्र में है और 4 अपराध थाना दरभा के पखनार में है, जिसमें हत्या, लूट, आईडी विस्फोट और भी कई आगजनी और कई जघन्य अपराध इसमें शामिल हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।